दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, पार्लियामेंट के सेशन जब होते हैं तो बहुत सारी उसमें राजनीतिक बातें होती हैं। जो सरकार है, जो विपक्ष है, उनकी आपस में काफी सियासी गुत्थम गुत्थी भी होती है। एक दूसरे से स्कोर सेट करने में लोग लग जाते हैं कि कौन कितना ऊपर बढ़ चढ़ करके अपने को पेश करता है। सरकार को कैसे शिकस्त दी जाए, हर बात में उसकी कमजोरियों को सामने लाया जाए। और सरकार में बैठे लोग चाहते हैं कि विपक्ष जब कभी उनकी आलोचना करे तो आलोचना को करने ही न दे। आजकल का ये ट्रेंड है, ज्यादातर जो सरकार की बात आवे, विपक्ष की बात कम आए। लेकिन दोस्तों, ये जो रसाकशी है पक्ष और विपक्ष की, इसके अलावा भी संसद में कई बार बहुत गंभीर डिबेट हो जाती है। बहुत कई बार इतिहास से जुड़े प्रश्न जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। कई बार सियासत के बड़े कॉम्प्लेक्स पेचीदा सवाल उभर के आ जाते हैं। इस बार के मानसून सत्र में दोस्तों, एक ऐसा ही सवाल आ गया जिस पर आमतौर पे जो रूटीन रिपोर्टिंग होती है वो न्याय नहीं कर सकती। और यही हुआ। बहुत ज्यादा इस बारे में एक वृहत्तर ढंग से या व्यापक ढंग से कुछ लिखा या बोला नहीं गया। मुझे लगा कि इस पर बात करना जरूरी है। और वो ये थी बात कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री, दोनों टॉप लीडर्स ने राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो विपक्ष के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर जो बहस हुई थी उस दरमियान जो कुछ सवाल उठाए थे, उसमें खासकर कश्मीर से जुड़े सवालों पर कई ऐसी टिप्पणियां की थी जो सरकार को नागवार गुजरी। मसलन गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के ये डिप्टी लीडर हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इन दो नेताओं ने खास तौर पे एक सवाल उठाया था कि भाई अलग अलग दिन, कि भाई आपने कहा कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई थी, उसने घुटने टेक दिए थे, इसलिए हमने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके डीजीएमओ ने स्वयं फोन किया हमारे डीजीएमओ को और कहा कि हम युद्ध रोकने के पक्ष में हैं, तो हमने स्वीकार कर लिया। अब इस पर इन दोनों लोगों का सवाल था कि भाई आप तो कहते थे कि पीओके आप ही हासिल कर सकते हैं, कुछ ही समय के अंदर आप हासिल कर लेंगे। बीजेपी के किसी नेता का बयान किसी ने कोट किया जिसने कहा था कि 6 घंटे में हम तो पूरे पीएके को अपने में मिला लेंगे। तो इन नेताओं ने और इनके अलावा अन्य नेताओं ने भी हाउस की डिबेट में अलग अलग समय पर कहा कि भाई अगर इतना ही सक्सेसफुल आपका मिशन था, ये ऑपरेशन था ये, तो इसका फायदा उठाकर मौजूदा सरकार ने, जो अक्सर इसकी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी आरएसएस कहते रहते हैं कि पीओके को लेना हमारा संकल्प है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हम नहीं बाहर रहने देंगे, उसको भारत में मिलाकर मानेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो आपने इस संकल्प को पूरा क्यों नहीं कर लिया? आपके पास तो वक्त था, आप पाकिस्तान तो चारों खाने चित हो चुका था, फिर क्यों नहीं आपने ये काम किया? अब ये सवाल बड़ा गंभीर था। और चूंकि सरकार ने दावा ये कर दिया था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, वो पस्त पड़ गया था, उसने स्वयं रिक्वेस्ट किया युद्ध विराम के लिए और हमने उसको स्वीकार किया। यह भी कहा गया कि हमने किसी और के कहने पर नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के कॉन्टेक्स्ट में यह बात कही गई। और मैं आपको सुना दूं कि ये 30 जुलाई को राज्यसभा में अमित शाह जी ने कहा, डिबेट का जवाब देते हुए, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री आए नहीं डिबेट का जवाब देने के लिए, उन्होंने कहा कि पीओके को कांग्रेस ने पाकिस्तान को दे दिया था, सिर्फ बीजेपी सरकार उसे भारत को वापस दिलाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद स्थगित किया गया।
किसी के कहने पर नहीं किया गया। ये बातें उन्होंने कही। ये भाषा मेरी है, कंटेंट उनका है, हूबहू एक-एक वाक्य उनका नहीं है। मोदी साहब ने लोकसभा में जो कहा 29 जुलाई को कहा, मंगलवार को, और बुधवार को अमित शाह जी ने राज्यसभा में कहा था। तो मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के, वो उन्होंने भी कांग्रेस के लोगों द्वारा उठाए गए सवाल थे, उसी के जवाब में कहा, हम पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस क्यों नहीं हमने लिया, इस पर सवाल उठाए गए थे। तो पहले तो वो ये बताएं कि किसकी सरकार ने पीओके को पाकिस्तान के हवाले किया। प्रधानमंत्री ने जवाब देने के बजाय स्वयं सवाल खड़ा कर दिया कि पहले तो वो लोग बताएं कि पीओके कैसे पाकिस्तान के हाथ में चला गया, किसके कार्यकाल में गया। और उन्होंने बताया कि जब मैं नेहरू जी का नाम लेता हूं तो कांग्रेस और इसका पूरा इकोसिस्टम बौखला जाता है, लेकिन नेहरू ने मौका दिया। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कही थी। दोस्तों, इसी कॉन्टेक्स्ट में जो बात होनी चाहिए वो उतनी खुलकर नहीं हो पाई, उतने विस्तार से नहीं हो पाई। सबसे पहले तो मैं इतिहास के कुछ ठोस तथ्यों को सामने रखना चाहता हूं इन दो देश के टॉप नेताओं के जवाब के संदर्भ में। पहली बात तो यह है कि पीओके कब आएगा भारत में, नहीं आएगा, वो सवाल मैं छोड़ देता हूं। वो नेताओं के अपने बयान हैं, संगठनों के, राजनीतिक दलों के अपने बयान होते हैं कि हम ला देंगे, वो ला देंगे, इस बार नहीं तो अगली बार ला देंगे। ये सब, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो ठोस तथ्य हैं इतिहास के, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आमतौर पे बीजेपी आरएसएस का कोई भी नेता, सिर्फ ये प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आमतौर पे जितने नेता हैं, और इस बार तो कहा ही गया, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि वो मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय पाक अधिकृत कश्मीर जो है, पीओके जिसको आज हम कहते हैं, वो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के हवाले चला गया। यानी डायरेक्टली जो सरेंडर किया वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया। ये तथ्य उनकी बातों से उभरता है। जब कभी कोई आरएसएस बीजेपी का बड़ा नेता बयान देता है कि पीओके हमारे पास नहीं आ पाया क्योंकि नेहरू ने गलती की और ये सरकार उनके हाथ में थी, लेकिन वो चला गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कहना, आरएसएस बीजेपी जिस बहुत बड़े नेता की बड़ी तारीफ करता है और उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दरअसल ये नेहरू जी की नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी निंदा है अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो, क्योंकि पटेल उस समय जीवित थे और पटेल साहब भारत के वरिष्ठ मंत्री थे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इतिहास का जो तथ्य है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, वह पूरा इलाका अगर देखा जाए उसका बड़ा हिस्सा, ये 23 अक्टूबर याद रखिए तारीख, 1947 को पाकिस्तान के हवाले गया। जो कबीलाइयों का हमला था, जिसको कि पाकिस्तान की आर्मी संरक्षण दे रही थी, उसमें लोग बताते हैं कि सादी वर्दी में पाकिस्तानी सैनिक भी थे। छुप करके भारत और पाकिस्तान दोनों के जो सेना के सेनापति थे वो अभी भी अंग्रेज थे। अद्भुत स्थिति थी उस समय। ये सब इतिहास के तथ्य हैं। तो 23 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद हमलावरों के कब्जे में आया। 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर किसके हिस्से में था? 23 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर, आप पीओके की बात छोड़िए, संपूर्ण जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख भी, ये सारा का सारा जो हिस्सा था, यह भूखंड जो था, वो महाराजा हरि सिंह का शासन था। ये उनका राज था। ये भारत जो और पाकिस्तान जो इकाइयां थी राष्ट्र राज्य की, ये न तो भारत में था और न तो पाकिस्तान में था। ये महाराजा हरि सिंह के पास था। और महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट
ऑफर किया था इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया, इंडिया ने नहीं किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का सहारा लेकर ही पाकिस्तानी जो सेना और उसकी हुकूमत चलाने वाले उस समय लोग थे, उन्होंने कबीलाई हमले की आड़ में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को और बल्कि संपूर्ण हिस्से को कब्जा करने की साजिश रची थी। इस बात को हरि सिंह और उनके लोग समझ नहीं पाए। तो 23 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद जो राजधानी पीओके की है आज, वो कब्जा हो गया और आसपास के इलाकों पर वो कब्जा करती हुई सेना आगे बढ़ी। महाराजा हरि सिंह के लोग जो हैं लड़ रहे थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, उनके वॉलंटियर्स भी लड़ रहे थे, हालांकि उनको जेल में रखा गया था। वो भी अपने कश्मीर को बचाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, हुआ ये था कि 24 अक्टूबर को जो हमलावर कबीलाई और पाकिस्तानी सेना का जो पूरा का गठबंधन था, वो बारामूला श्रीनगर की तरफ बढ़ा। जब बारामूला श्रीनगर की तरफ बढ़ा, तब महाराजा हरि सिंह को होश आया कि अब हम बच नहीं पाएंगे, अब यह हमारा सूबा भी नहीं बचेगा और शायद हम भी ना बचें अगर यहां से भागे नहीं तो। उस वक्त 25 अक्टूबर को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दिल्ली में थे और बीपी मेनन श्रीनगर आए। और आपको मैं बताऊं कि इसके पहले जो राज्य के सेनाध्यक्ष थे, यानी महाराजा हरि सिंह के राज्य के, उनके शासन के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, वो हमले में मारे गए थे, यानी कबीलाई और पाकिस्तानी हमले में मारे गए थे। पूरे उनका जो मुल्क था, उनका मुल्क मतलब जम्मू कश्मीर, महाराजा हरि सिंह का राज, वह पूरा अंधेरे में डूब गया था, क्योंकि जो बिजली घर था मोहरा का, एकमात्र बिजली घर था पूरे सूबे में, मोहरा, और वो क्षतिग्रस्त कर दिया था हमलावरों ने। तब जाकर महाराजा बहुत ही परेशानी में, उन्होंने अपने उप प्रधानमंत्री को दिल्ली भेजा और सैन्य सहायता मांगी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से कि अब हमें बचाइए। इसके पहले वो नहीं चाहते थे कि भारत इंटरवीन करे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भारत ने रिफ्यूज किया था, कहा था कि आप एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन कीजिए, फिर हम बात करेंगे। लेकिन वो तैयार नहीं थे भारत के साथ मिलने को। सारे राजे रजवाड़े तैयार हो रहे थे, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और ये जो कई स्टेट थे, वो तैयार नहीं हो रहे थे। तो उसमें हुआ ये कि 26 अक्टूबर को महाराजा ने एक्सेशन के एग्रीमेंट पर साइन किया। 26 अक्टूबर याद रखिए। 27 अक्टूबर को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने एग्रीमेंट को स्वीकार किया और इस तरह कश्मीर भारत का हिस्सा बना। 27 अक्टूबर से ही भारत की सेना जा सकती थी और इस तरह से रात को सेना पहुंची। रात को जब सेना पहुंची, तब उसने हमलावरों को भगाना शुरू किया। और आप यकीन मानिए कि श्रीनगर और अगर बारामूला बचा, महाराजा हरि सिंह का राज जो है, जो आज हमारे हाथ में है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत के साथ है। जम्मू कश्मीर जिसको आप कहते हैं, ये अगर बचा तो सिर्फ इसलिए कि भारतीय सेना ऐन मौके पर पहुंच गई, क्योंकि अगर वो कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पर कब्जा कर लेते तो बहुत मुश्किल था। और दोस्तों, इसके बाद 30 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को इमरजेंसी शासन का प्रमुख बनाया, भारत के दबाव में। भारत चाहता यही था। 1 नवंबर 1947 को ब्रिगेडियर घनसारा सिंह गिलगिट के गवर्नर जो थे, पाक सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। 3 नवंबर 1947 को भारतीय सेना का जो अभियान था जारी रहा। पाटन, गुलमर्ग हमलावरों के कब्जे से मुक्त किया गया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि गुलमर्ग, जिसको हम आप जम्मू कश्मीर का सबसे सुंदरतम स्थान कहते हैं, वह भी हमलावरों के कब्जे में था। तो पीओके की तो बात छोड़ दीजिए। और इस तरह से 8 नवंबर को फिर बारामूला मुक्त हुआ। 7 नवंबर को श्रीनगर एयरपोर्ट बचाने के लिए दोनों पक्षों में घमासान हुआ। घमासान 7 नवंबर को, यानी बारामूला भी उनके हाथ में आ गया था। और 14 नवंबर को उड़ी को लिबरेट कराया गया। 14 नवंबर को 22 दिसंबर को उड़ी के पास बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उसमें 321 हमलावरों के मारे जाने की बात सामने आई। 17 जनवरी 1948 को यूएन प्रस्ताव भारत पाक ये सामने रखा गया संघ के, और समझौते के लिए फिर उसको उस पर डिस्कशन हुआ। 31 दिसंबर यानी से 1 जनवरी के बीच की रात यानी 1949 को ये सीज फायर की बात सामने आई। तो ये कश्मीर की हिस्ट्री है। अब आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर में
जब वो पूरा का पूरा सूबा हरि सिंह के हवाले था, हरि सिंह उसके मालिक थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की सरकार का वहां राज ही नहीं था, तब पीओके बना था। पीओके का मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम आज कहते हैं। मुजफ्फराबाद जो राजधानी थी और बहुत सारे जो क्षेत्र उनके हाथ में हैं, वो उसी दरमियान कब्जे में आ गए थे। तो इसलिए इसके लिए कहना कि भारत के हिस्से में जो ज्योग्राफिया थी, जो भूगोल भूखंड था, वो हैंड ओवर कर दिया पाकिस्तान को जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की सरकार ने, ये बिल्कुल इतिहास के साथ अन्याय है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। हाँ, एक बात कही जा सकती है कि भाई फिर जब जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बन गया, एक सेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन हो गया, तब जम्मू कश्मीर में घुस करके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को फिर से क्यों नहीं भारत की सेना ने वापस लिया? यानी भारत ने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया मुजफ्फराबाद को हासिल करने के लिए? यह सवाल उठाया जा सकता है। इसका भी जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, और वो मैं जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का बहुत सामान्य विद्यार्थी हूं, बहुत साधारण सा, लेकिन जो असाधारण विद्यार्थी हैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के, असाधारण, उन लोगों ने भी इस पर काम किया है, बहुत लिखा है, बहुत पढ़ा है और बहुत समझा है। और जिनके इतिहास लेखन को जम्मू कश्मीर की पहली जो लड़ाई थी उसका सबसे बेहतरीन इतिहासकार माना जाता है, मैं उनमें से एक सी दास गुप्ता। सी दास गुप्ता ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, और जिसको जम्मू कश्मीर में उसके इतिहास को जानने समझने वाले लोग हमेशा याद करते हैं इस किताब को। इस किताब का नाम है वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर 1947-48। 1947-48 के दौर में क्या क्या हो रहा था जम्मू कश्मीर में, इस पर सी दास गुप्ता, जो बहुत बड़े अफसरान थे, बहुत बड़े एक इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, वो कई देशों के एम्बेसडर रह चुके थे, यहाँ तक कि वो चाइना के भी एम्बेसडर रह चुके थे और यूरोप में भी एम्बेसडर रहे। तो उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि दोनों के सेनाओं के जो सेनापति थे भारत और पाकिस्तान के उस दौर में, वो अंग्रेज थे। और उसमें उन्होंने जो कहानी लिखी है कि जो बुशर साहब थे, जो इंडिया के चीफ थे सेना के, उन्होंने इन्फॉर्म किया अपने बॉस को लंदन में कि सरदार पटेल ने, जो उस समय राज्यों को मिलाने का सबसे अधिक उनके हाथ में कामकाज था, सरदार पटेल स्वयं ही उन्होंने माना था कि कोई मिलिट्री स्टेप पाकिस्तान के अंदर न लिया जाए, क्योंकि इससे पूरे यूरोप में और अमेरिका में भारत के खिलाफ माहौल बन जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारे और प्रतिक्रियाएं आती भारत के विरुद्ध। तो भारत उन प्रतिक्रियाओं से बचे, न्यूली लिबरेटेड कंट्री था, नई नई आजादी मिली थी, हालात जो हैं देश के बहुत बुरे थे, पार्टीशन के बाद दंगे, ये वो बहुत सारी समस्याएं थी। ऐसे में भारत नहीं चाहता था कि उसकी बदनामी हो, और ये भी नहीं चाहता था कि वो युद्ध जो है फुल फ्लेजेड एक युद्ध लड़ा जाए, सुरक्षा अपनी करे, बचाव करे, और जो सरहद उसके यानी जम्मू कश्मीर के महाराजा के राज के दौरान जो चली गई है दूसरी तरफ, उसको बड़े पैमाने पर हासिल भी करे, लेकिन वो इनसाइड पाकिस्तान न जाए, उसको हमलावर के रूप में न माना जाए। तो अब आप कहेंगे कि पीओके में क्यों नहीं हो गए? इस पर इस किताब में दर्ज किया गया है और इसकी एनालिसिस की गई है कि यह संभव ही नहीं था कि जब तक आप पाकिस्तान के अंदर सेना लेकर न घुसें, तब तक उनकी पाइपलाइन को, उनकी 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 रसद को, उनके तमाम जो युद्ध संबंधी जितने औजार उपकरण और जो जो उनकी उनकी जरूरत की चीजें थी, उस 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 आ, आ, उस कतार को तोड़ पाना, उस चेन को तोड़ पाना असंभव था। यानी जिन इलाकों में महाराजा हरि सिंह के सूबे के जिन कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने कबीलाइयों के पेश में, या जिसके भी कहिए, या दोनों की मिली भगत से, उस इलाके को लिबरेट कराना तभी संभव था जब भारत फुल फ्लेजेड वॉर करता।
और पाकिस्तान के अंदर घुस करके और उनकी सप्लाई लाइन को, उनकी पूरी सप्लाई लाइन को वह चकनाचूर कर देता। तो इस पर सरदार पटेल ने भी मना किया और जितने प्रमुख स्ट्रेटजिस्ट थे सबने इससे असहमति जाहिर की। इसलिए दोस्तों, इतिहास के इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती है। मगर ये कहना कि नेहरू की सरकार ने पीओके दे दिया उनको, ये बिल्कुल तथ्यतः गलत है। ये महाराजा हरि सिंह की जो सरकार थी उसके कार्यकाल में मुजफ्फराबाद का वो पीओके का इलाका, जो मुजफ्फराबाद की राजधानी है और आसपास के तमाम इलाके में घुसपैठ हुई थी। भारत की जो सरकार, नेहरू की जो सरकार, पटेल की जो सरकार थी, नई बनी हुई बिल्कुल फ्रेश सरकार आजादी के बाद, उसने तो महाराजा हरि सिंह को, जो उनका राजकाज था, जो भारत में मिल गया था, मिलने के बाद, एक्सेशन के बाद, जो जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो घुस आए थे कबीलाई हमलावर और पाकिस्तानी सेना के सादे वर्दी में वेश पहनकर बहुत सारे लोग, उनको ढकेल कर बाहर किया। ये हमारी आर्मी की गौरवशाली एक जीत थी। और इस तरह से जम्मू कश्मीर जो आज हमारे पास है, लद्दाख जो आज हमारे पास है, वो दरअसल पहली जो भारत की सरकार थी उसके पराक्रम से है, उसकी सही स्ट्रेटजी के कारण है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस बारे में पहली जो सरकार देश की थी उसको पर इल्जाम लगाया जाना चाहिए। परिस्थितियां, महाराजा हरि सिंह का देर करना, एक सेक्शन के इंस्ट्रूमेंट पर साइन करने से, ये बहुत सारे फैक्टर्स थे इतिहास के। तो दोस्तों, आज मैं इन तथ्यों को आपके सामने लाना चाहता था। आपको ये मेरा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, अपने दोस्तों से भी कहें कि वो देखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना ही। नमस्कार।